आज बच्चों हम करेंगे एक्सेस डिमांड, मांग अधिक्य का लेसन कर रहे हैं। केन्स का जो लेसन है उसका लास्ट पार्ट है एक्सेस डिमांड या मांग अधिक्य। जब कुल मांग और कुल पूर्ति फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होते हैं, लेकिन उतनी जितनी मांग चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए उससे ज्यादा मांग हो जाए, तब उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो ये देखिए ये कैसे है कि हमने पिछले लेसन्स में भी देखा था कि एडी जो है उसके वो उसके चार कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे हाउस होल्ड थे, गवर्नमेंट थी और प्राइवेट सेक्टर था और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे। तो ये सब मिलके एग्रीगेट डिमांड बना रहे थे। तो जितनी रिक्वायर्ड थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, उससे ज्यादा जो है डिमांड हो गई है, तब हम उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो अब क्या है कि अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो डिमांड थी उससे ज्यादा हो गई है, तो इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। हमने ये वीडियो पिछले सारे कंसेप्ट्स के बनाए थे, अगर आप उनको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको जरूर अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन फिर भी ये एक रीकैप है। और इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि एडी जो है वो क्या है। एएस जो है 45 डिग्रीज का एंगल बनाता है, क्योंकि आउटपुट और इनकम एक से है, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी इनकम बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एएस और उसके साथ जो एडी था, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा डिमांड हो गई है। तो इसलिए ये इन्फ्लेशनरी गैप को जन्म देता है, यानी कि एक्सेस डिमांड को भी जन्म देता है। इसको इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादा मांग होने से, क्योंकि उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितने की मांग है, इस वजह से जो कीमतें हैं वो तेज गति से। ये देखिए जो एएस है, ये एएस ये जो है ये 45 डिग्रीज का कोण बना रहा है। तो वो क्यों बना रहा है, हमने पहले बताया था कि जो कुल उत्पादन और कुल आय एक ही बात है, इसलिए 45 डिग्री जितना उत्पादन बढ़ेगा उतनी आय बढ़ेगी। अच्छा, अब ये देखिए ये जो है एडी, ये वाला, ये एडी है ना, प्लैंड वाला है। तो ये जो है ये वाला है, और यहाँ पर एएस और एडी मिल गए और यहाँ पर ये संतुलन स्थापित हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि डिमांड जो है वो यहाँ है, एडी1 यहाँ आ गई है। तो ये जो है ये वाला ई और एफ, ये देखिए ये इन्फ्लेशनरी गैप है, यानी कि जितनी मांग कुल रोजगार के लिए होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये वाला जो है प्लान यहाँ तक आ गया और ये इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, क्योंकि उत्पादक उत्पादन कर नहीं रहा, कर पा रहा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय हो गए हैं, सब लोगों को रोजगार मिल गया है। तो अब वो क्या है कि अब वो कीमतों को बढ़ाकर ही अपनी चीजों को बेच रहा है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। There is an increase in general level because AD is more than as required for full employment level. तो ये कह रहा है कि क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया है, क्योंकि जितना एडी और एएस के बराबर होता उससे फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बराबर होता उससे ज्यादा है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो पहले ही तय हो गया और एडी ऊपर चलेगी, है ना। तो इसलिए जो है अब प्राइस जो उत्पादक है वो प्राइस को बढ़ाकर ही वस्तुओं को बेचता है, इसलिए कीमतों का स्तर बढ़ गया है। और देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर अर्थव्यवस्था है। तो एडी बढ़ने से और एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकेगी क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा।
और आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए हैं। और जो वेजेस हैं, जो वेतन है, वो बढ़ाने की मांग की जाती है। उनको लगता है कि अगर ये हमें नहीं देंगे तो हम दूसरी जगह कर लेंगे, तो वो बढ़ने का ट्रेंड हो जाता है। अब हम ले रहे हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, मतलब मांग अधिक के कारण दे रहे हैं। तो पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज इंक्रीज्ड। तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ गई है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कम सेव कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो सीमांत उपभोग है वो बढ़ रहा है, आय के साथ बढ़ रहा है। और जितना बढ़ रहा है उतना आप डिमांड कर रहे हैं और उतना आप खर्च कर रहे हैं। फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। हमने देखा था कि जो सेकंड सेक्टर था, प्राइवेट फर्में थी, वो निवेश कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, तो उनको बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ज्यादा लाभ होगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। तो कई बार सोशल जस्टिस के लिए या देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इस वजह से भी मैंने बताया था कि जो परिवहन के साधन हैं, सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, डैम्स हैं, तो ये जब इन सब चीजों का निर्माण होता है तो लोग एम्प्लॉय होते हैं और उनको सैलरी मिलती है और वो खर्च करते हैं, तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बढ़ गए हैं क्योंकि इंपोर्ट्स के जो महंगे हो गए हैं, वहां बाहर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो हमारे वो इंपोर्ट कम हो जाते हैं। टैक्स रेट्स आर लो। जो टैक्स रेट है जो हमारे, ये देखिए, ये जो है ये लो है। मतलब मान लीजिए कि टैक्स रेट 10% है, तो अगर 100 आय है तो 90 आप स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा एग्जांपल है। अगर पूरी इकोनॉमी में देखिए सभी लोगों का 10% बहुत हो जाता है, तो ये इस वजह से भी लोगों के हाथ में पैसा बहुत आ जाता है। फिर होती है डिफिसिट फाइनेंसिंग। कई बार सरकार को बजट में घाटा हो जाता है, यानी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है, घाटे का बजट हो जाता है, अधिक नोट छाप कर भी इस घाटे को पूरा किया जाता है। तो इसे डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं और ये सारा पैसा जो है मार्केट में आ जाता है। अब सवाल ये है कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया है मार्केट में और जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में फिर सरकार जो है कुछ ऐसे उपाय करती है जिससे कि जो अ, ये एक्सेस डिमांड है इसको हम पूर्ति के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसे पहले डेफिशिएंट में देखा था, इसका बिल्कुल उल्टा, बैंक रेट और रेपो रेट आर इंक्रीज्ड। क्या करना है कि पब्लिक के हाथों से पैसा खींचना है ताकि वो बहुत ज्यादा डिमांड ना करें। तो उसके लिए बैंक रेट क्या है कि कमर्शियल बैंक देते हैं, लोन देते हैं, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये जो लोन दिए जाते हैं इन पे बैंक रेट बढ़ा देंगे तो लोन महंगा हो जाएगा, है ना। तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, तो इसलिए मनी सर्कुलेशन पे फर्क पड़ेगा, कम होगी। सीआरआर एंड एसएलआर दोनों को बढ़ाना है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर लिक्विडिटी रेशो। तो ये क्या है, मैं पहले भी बताया था डेफिशिएंट डिमांड जब करी थी, कि जो सीआरआर है वो कैश रिजर्व रेट, नगद निधि अनुपात है। ये वो है जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के साथ कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो उनके पास डिपॉजिट्स है उसके अनुसार रखते हैं। तो मान लीजिए 10% रखते हैं। और एसएलआर वो है, ये तरलता अनुपात है, ये वो लोग रखते हैं, वो बैंक रखते हैं जो उनको अपने डिपॉजिट्स के हिसाब से अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो सकें। तो ये मान लो 10% है तो टोटल हो गया 20। अब 80% जो है बैंक के पास लोन देने के लिए है,
तो अब क्योंकि अब मनी सर्कुलेशन को कम करना है, लोन को डिस्करेज करना है, तो CRR और SLR दोनों को बढ़ा देंगे। मान लीजिए इसको 15 कर दिया, इसको भी 15 कर दिया, तो हो गया 30। अब बैंक को 20 के बजाय 30% अपने पास रखना है। कुछ मतलब रिजर्व बैंक के पास 15% और कुछ 15% अपने पास, तो कितना हो गया 30। तो 30 रखना है, तो अब उसके पास रिड्यूस हो जाएगा, लोन देने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट आर रेज्ड। क्या है कि जब बंदा लोन लेता है तो उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो जितनी लोन लेता है उससे ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर 80,000 लेना है तो 1 लाख सिक्योरिटी रखनी है। अब वो क्या करेंगे, लोन को डिस्करेज करने के लिए कहेंगे नहीं भी 1,10,000 सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो उसको बढ़ा देंगे, तो इससे जो है मनी कम लोगों को लोन मिले। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब क्या करते हैं इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सिक्योरिटीज हैं उनको बेचती, बेचेगी तो क्या होगा, तो पैसा जो है सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास आएगा, तो जो मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है वो खींच ली जाएगी बैंकों द्वारा। और तो ये जितनी कवायद हो रही है, ये जितना हो रहा है, ये सब मनी सर्कुलेशन को मार्केट में कम करना है, लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना है ताकि वो कम खर्च करें और डिमांड भी कम हो। अब क्रेडिट राशनिंग को भी स्ट्रिक्ट करना है, वो राशनिंग कर देते हैं कि भी ये वाली कैटेगरीज हैं इनको लोन दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते हैं। अब वो कहेंगे नहीं, और ज्यादा सख्त कर देंगे कि भी नहीं, इन लोगों को भी लोन नहीं देना, उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। और कमर्शियल बैंक्स पे प्रेशर डाला जाता है रिजर्व बैंक द्वारा कि जो कुछ खास लोग हैं उन्हीं को लोन दिया जाए, लोग मतलब व्यापारियों के लिए लोन दिया जाए, सभी को ना, मतलब लिबरल ना हो, लोन देने में ढील ना की जाए। तो ये है मॉनेटरी मेजर्स, और ये सबका एक ही फंडा है, और वो यही है कि किसी तरह से जो मार्केट में फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ मनी है, उसको कम किया जाए ताकि लोग कम खर्च करें और कम डिमांड करें। अब है फिस्कल मेजर्स जो सरकार करती है। तो सरकार जो है दो तरह से करती है। एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या करेगी सरकार, क्या करती है कि बहुत पैसा खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, व्यय करती है, ठीक है। और बजट में डाला जाता है कहाँ कहाँ खर्चा करा जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करना है, डैम्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सड़कें हैं, परिवहन है, मतलब ये सब चीजों पे खर्च किया जाता है। इसके अलावा सोशल, उस पर भी क्या, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इस पे भी खर्च किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो भी होता है। तो ये कोशिश की जाती है इसमें एक्सेस डिमांड में कि खर्चे को कम ऐसी जगह पे किया जाए जहां पर कि वो बहुत ज्यादा उत्पादक नहीं है। सरकार को ये सब खर्चे विकास के लिए करने पड़ते हैं, ये सोशल जस्टिस के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन जो खर्चों को घटाया जा सकता है उनको घटाने की कोशिश होती है, क्योंकि जितना खर्चा करेगी उतने ही लोग काम पे लगेंगे और उतनी ही सैलरीज मिलेगी और उतनी ही मांग बढ़ेगी। तो इसलिए इन एक्सपेंडिचर को कम करना है। और एक चीज बढ़ानी है, वो है टैक्स रेट। जैसे टैक्स इनकम टैक्स 10% था, तो आप बढ़ा के वो 20% कर सकते हैं। तो क्या है, डिस्पोजेबल इनकम 80% रहेगी, पहले 90% थी, अब 80% रहेगी। अब लोग कम खर्च करेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। तो आपने देखा कि जितने भी मेजर्स लिए गए, चाहे फिजिकल लिए गए, चाहे मॉनेटरी लिए गए, वो सब इसीलिए लिए गए कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है जो मार्केट में है उसको कम किया जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले जो वीडियोस हैं जो केन्स के कंसेप्ट से बनाए गए हैं बहुत यूजफुल हैं, आप उनको जरूर देखें, डिटेल में बताया गया है, आपके लिए फायदेमंद होगा। सो थैंक यू।